तो यार रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 जैसे जैसे अपने अंत से मिलने जा रहा है वैसे वैसे ही कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम की हदूद तक आकर मुझसे एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आप लोग मुझसे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की मांगा की पुकार लगा रहे हो मेरे इंस्टाग्राम पर, और यहाँ तक कुछ लोग कमेंट्स में भी बोल रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का सीजन 3 अपने अंत को जरूर मिलेगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, मुझे एक बात कंफर्म करके बता देना कि मुझे इसके आगे का मांगा शुरू करना चाहिए या फिर नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी थॉट्स मुझे बता सकते हो। वेल एनीवे, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रुनेल्डा जैसे किंग लियोनाइडस को यहाँ पर गॉड अपोलो के बारे में बताती है। उसका दिमाग अपने गुस्से से ही पागल होने लगता है। वो इसी गुस्से से अपने शब्दों का चुनाव करता है अपनी मर्जी के मुताबिक। वो बताता है कि इस दुनिया में 3 काम करना मुझे इंतहाई ज्यादा पसंद है, मजे से लेट कर किताब पढ़ना, अपनी स्पार्टन चीज के साथ दारू का तड़का लगाना, और जो तीसरी चीज है इस अपोलो गॉड को उसकी औकात याद दिलवाना। वो बहादुरी के साथ अपनी शर्ट को उछालता है और हवा उससे अंदर ही झूम लेती है। फिर वो कहता है कि मैं उसे डिफीट करूंगा, अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए, अपने स्पार्टन्स के लिए। एक तरफ वो अपना माइंड बनाता ही है अपोलो की खिलाफ वर्जी करने के लिए, दूसरी तरफ यहाँ पर गैरोलिन प्रकट हो जाती है। वो लियोनाइडस से कहती है कि मिलेगा गैरोलिस से, ये तुम्हारे साथ बैटल में कदम मिलाएगी। लेकिन किंग लियोनाइडस उसके साथ मर्ज करने से इनकार करता है। वो कहता है कि बैटल के दौरान एक लेवल का ट्रस्ट चाहिए होता है जो कि मैं हर किसी पर नहीं करता, तो मुझे पसंद नहीं आई। ये सुनते सारे गैरोलिस उस पर अपनी नाइफ फेंकती है जो कि किंग लियोनाइडस आसानी से रोक देता है। तो गैरोलिस हवा में छलांग लगाते हुए अपने सर से उसके सर पर वार करती है और बदले में वो खुद को ही पीछे धकेला हुआ पाती। वो कहती है कि गजब किस्म का सर है। उसकी हिम्मत देखकर लियोनाइडस के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। वो इस मुस्कान का सहारा लेते हुए आगे कहता, तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि तुम बैटल में मेरे किसी काम की आ सकती हो? गैरोलिन बताती, काम को छोड़ो, जब तुम मेरी टेक्निक के बारे में जानोगे तो तभी तो तुम्हें यकीन आएगा, तभी तो तुम मेरी मांग करोगे। किंग लियोनाइडस बताता है जो करना है करो। ये उसके कहने की देर होती है। दोनों एक साथ एक दूसरे के खिलाफ टूट पड़ते हैं और करीब आते वो वोलेंडर चिल्लाते हैं और इसके दम पर दोनों मर्ज हो जाते हैं। और बस अगले ही पल में दोस्तों तुम सबका स्वागत है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के बैटल 9 में। हेमडाल अपना जिस्म का जर्रे जर्रे का दम लगाते हुए अपने सूर के थ्रू कहता है, आज एक बार फिर से गॉड्स और ह्यूमन ने अपने आप को बराबर मकाम पे पाया। तो गॉड्स हो या फिर इंसान हो, तैयार हो जाओ, अपने धड़कते हुए दिलों को संभाल लो, क्योंकि आने वाला है वो चलती हुई कयामत। लगभग 1000 सालों ने लुपेट में लिया है स्पार्टन के लैंड और खुदाई जमीन को। हाँ दोस्तों, 1000 सालों से खुदाई जमीन और लैंड और स्पार्टन की आपस में जंग चल रही है। तो आज के दम से और आज के बाद से हम ना खत्म होने वाली जंग को आज खत्म होता हुआ पाएंगे। और जब सवाल पूछा जाता है कि सारी नेशंस के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन कौन सी है, ये उसके कहने की ही देर होती है। हम देख पाते किंग लियोनाइडस को जो कि अपने एंट्रेंस के साय तले चल कर आ रहा होता है अपने धीरे धीरे कदमों के साथ। हेमडाल आगे कहता, तो जब सवाल उठाया जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो सारे सबूत एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं। वो ये कहता, तो दूसरी तरफ स्पार्टन्स अपने स्पीयर को उछालते हुए कहते, वो कोई और नहीं बल्कि हम स्पार्टन्स हैं। हेमडाल उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे कंटिन्यू करता है, स्पार्टन्स ने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ किया, अपनी हर एक सांस को एक ही नाम दिया, और वो थी उनकी कमर तोड़ ट्रेनिंग। वो पैदा हुए, वो बढ़े, सब एक ही मकसद के लिए, ताकि वो लड़े और बैटलफील्ड के अंदर ही समा जाए और वहीं पर उनकी मौत हो जाए। क्या वो जीत पाने के लिए लड़ते हैं? नहीं। क्या वो ग्लोरी के लिए लड़ते हैं? नहीं। तो फिर आखिर वो किसके लिए लड़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो लड़ते हैं क्योंकि वो उनकी किस्मत में लिखा है। वो लड़ने का वक्त है
क्योंकि अगर हम बैटल ऑफ थर्मोप्लाई 480 बीसी में अपनी नजरें दौड़ाए तो हमने स्पार्टन्स को 300 पाया एक दीवार के किनारे पर, जहां पर उनका मुकाबला था 3 लाख पर्शियन सोल्जर से। अगर उनकी जगह कोई और नेशन होती तो शायद से उनका डर ही उनका दम को तोड़ देता। इतिहास गवाह है इस बात का, बच्चा बच्चा गवाह है इस बात का, उन्हें मालूम था। खुदा गवाह है इस बात का, उन्हें मालूम था। ये सरजमीन गवाह है, उन्हें ये बात मालूम थी कि वो इस बैटल में मारे जाएंगे, पर फिर भी वो ना डरे, वो ना पीछे हटे। उन्होंने अपनी तलवारों को बुलंद किया और आखिर में वो वहीं पर मारे गए। यही है स्पार्टन्स और ये है इनका किंग लियोनाइडस, एक ऐसा शख्स जो कि ना ही किसी इंसान के आगे झुकता है और ना ही किसी गॉड्स के आगे झुकता है। और अब सामने से आ रही है वो चमक, ये उसके कहते ही हम देख पाते हैं। इवन कि सूरज की रोशनी भी उसके आगे अपने कदमों को ठेक देती है। उसकी चमक दमक देखकर हर गॉड खुशी से झूम उठता है कि फाइनली अब अपोलो की बारी है। वो गॉड्स की तरफ से ये है वो गॉड जिससे सब गॉड भी पूजते हैं। आखिर दूसरे गॉड इससे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्या इसकी वजह इसने अपने बो और एरो के दम पे उस लेविटेन की जान ली थी, या फिर उसकी वजह कि ये काफी खूबसूरत मेलोडी को बनाना जानता है? नहीं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसका चमकता हुआ चेहरा, उसकी खूबसूरती और उसकी ताकत है। उसको देखते सारे वल्हला की तो हूड़े उस पर मर मिटती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे नरेट करने के स्टाइल से वाकई में इतना ही प्यार है जितना कि आप कमेंट्स में बढ़ बढ़ के इस बात की गवाही देते हो, तो यार मेरा एक छोटा सा काम ही कर दो। एलिफेंट नाइट नामी एनिमे की एपिसोड 1 को मैंने एक्सप्लेन किया, इसके कमेंट को मैंने नीचे पिन किया होगा, प्लीज यार जाकर देख लो। अगर तुम लोग वाकई में रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए देखने आते हो क्योंकि उसमें मेरी आवाज है, तो इतिहास गवाह रहेगा इस बात का कि एलिफेंट नाइट में भी मेरी ही आवाज है। तो यार जाकर देख लो, एपिसोड 1 का लिंक नीचे दिया हुआ यार। उस वीडियो पे जितना ज्यादा हाइप कर सकते हो कर दो। तो चलो अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे हेमडाल फाइट का इशारा देने ही लगता है, तो उससे पहले हमारा किंग लियोनाइडस सिगार की एक कश लगाते हुए अपनी जानलेवा ताकत के दम पर अपोलो पर टूट पड़ता है। धूल मिट्टी जैसे जैसे रिंग में फैल जाती है। हर कोई उस डस्ट के सेटल होने का इंतजार कर रहा होता है कि भाई क्या हुआ। गोल परेशानी से पूछती है, क्या उसने फाइट कहने से पहले ही हमला कर दिया? बुनिल्डा कहती है, नहीं, वो बस कहने ही वाला था फाइट, उसका मतलब फाइट ही था और वो टूट पड़ा। वहीं पर हम देख पाते हैं अपोलो ने आसानी से उसके वार को डॉज कर लिया था। अपोलो कहता है, तुम एक जानवर से भी ज्यादा बदतर हो, वैसे गंदे इंसानों से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, इसी के साथ किंग लियोनाइडस अपोलो पर टूट पड़ता है। वो अपने वारों को आजमाता है उसके खिलाफ। अपोलो उसके वारों को जुटलाते हुए कहता है, तुम मुझे कभी भी नहीं छू पाओगे। इसी के साथ उसके हाथ का कवच यहाँ पर अपोलो के कुछ बालों को ही उखाड़ देता है, जो देखकर उसकी वल्कैरी उसकी दाद देती है कि तुमने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी। इन बहते हुए वारों के बाद किंग लियोनाइडस अपनी जबान का सहारा लेते हुए आगे कहता है, तुमने जो किया तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अपोलो हिरांगी जताते हुए आगे कहता, एक मिनट, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो किंग लियोनाइडस आगे कहता है, तुम गॉड्स अपनी भलाई से भी ज्यादा बढ़कर जीते हो कि तुम लोगों को भूल ही जाता है कि तुम लोगों ने क्या क्या उखाड़ दिया है। अपोलो कहता है, थोड़ा तमीज से अच्छा, मैं गॉड हूँ। अगर तुम मुझे एड्रेस करना चाहते हो पहले अपने घुटनों को ठेक दो, इसके बाद ही मेरी पुकार लगा, वरना मेरी डिवाइन पनिशमेंट तुम पर बरस आएगी। लियोनाइडस उसकी ही बात को पकड़ते हुए कहता, एक बात तो तय है, तुम आज भी उतने ही ज्यादा घमंडी ए होल हो। मुझे तुम पहले भी पसंद नहीं थे, अभी भी पसंद नहीं हो, और तुम्हारे मर जाने के बाद भी तुम मुझे पसंद नहीं होगे। मैं तुमसे इस दुनिया के सारे ए होल से ज्यादा बढ़कर नफरत करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें किंग लियोनाइडस के बारे में थोड़ा और बताया जाता है। जब उस बच्चे ने किंग लियोनाइडस से मुखातिब होकर कहा तो उसकी पूरी जिंदगी ही रोशन हो गई। वो सबसे ज्यादा कूलेस्ट है। सच कहूँ तो पूरी दुनिया में उस जैसा कोई नहीं है। जब उस बूढ़े शख्स ने अपनी जुबान को वक्फ किया सिर्फ और सिर्फ किंग लियोनाइडस के लिए, तो उसकी रगों में दोबारा से एक जवान खून बहने लगा। जब मैं उस शख्स पर अपनी नजरें ठहराता हूँ, उसको देख के मुझे अंदाजा हो जाता है
कि मैं कोनों खुदरों में नहीं जी सकता। मुझे पता चला मेरी इस झुकी हुई कमर में भी उसको देख के ही इतनी ताकत आ जाती है कि वो लोगों के भी बोझ को अपने कंधों पर उठा सकती है। जब उस सोल्जर ने अपनी जबान से किंग लियोनाइडस के लिए शब्दों का चुनाव किया तो उसने अपने जिस्म में जुनून और जज्बे को खून की तरह बहता हुआ पाया। सिर्फ उस पर कुछ लम्हे के लिए अपनी नजरों को ठहराओ भी तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा बैटल नहीं है जो जीता नहीं जा सकता। हाँ, सब उसके एक्शंस ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मैंने उसको फॉलो करने के लिए चुना। यहाँ तक वो मुझे मेरी मौत तक ले गया, पर उसमें मुझे बहुत फख्र हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हमें हिस्ट्री का नॉलेज दिया जाता है। जब किंग ज़िगज़िस अपने 3 लाख पर्शियन सोल्जर्स के साथ ग्रीस के लैंड तक जा पहुंचने वाला था, स्पार्टन्स की सरजमीन को कुचलने वाला था, तो उस दौरान स्पार्टन एल्डर की कौंसल किंग को भी लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वहां पर वो लोग एक त्योहार बना रहे थे। वो लोग अपोलो डे को सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि उस दिन अपोलो खुद जमीन पर धरती पर आ उतरा था, तब ये मैसेज देने की जंगों को खत्म करो। तो किंग जीसस उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ अपनी तलवार उठाने से इनकार कर रहे हैं। यंग काउंसलर को यहाँ पर चिंता होती है, ऐसे तो हम मारे जाएंगे, पर फिर भी वहाँ के एल्डर्स अपने बच्चों की कुर्बानी बलि देने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि वो अपोलो को पूजते हैं। यही सब कुछ वो सैनिक हैगिस भी देख रहा होता है। हैगिस यहाँ पर बोलता है, वैसे मैं कुछ करना तो चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं औरों से डिफरेंट दिखूं, तो मैंने अपनी खामोशी को खामोशी रहने दिया। मैंने अपनी आवाज के दम को तोड़ दिया। पर वो शख्स सबसे अलग था, वो हमारा किंग था। हम देख पाते हैं वहीं पर किंग लियोनाइडस अपने लोगों के लिए स्टैंड लेता है। एक असली किंग होने के नाते वो यहाँ पर काउंसल्स वालों को जुटलाता है, ना कि सब काउंसिल वालों को, बल्कि अपोलो के स्टैचू को भी एक ही पंच मार के तोड़ देता है। ये कहते हुए, तुमने एक गॉड को कभी अपनी नजरों से देखा भी नहीं, तब भी उसके लंगर को चलाते हो। एक किंग होने के नाते उसने डिसाइड किया कि अगर ये बुज़दिल लोग खुद नहीं मैदान में जाते और ना ही मुझे आर्मी को ले जाने देते हैं, तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। यकीन करो, अगर एक फैसला मैं अकेली जात पर लेता हूँ तो उस पर किसी दूसरे का कोई हक नहीं है। दोस्तों, पुराने जमाने में स्पार्टन के दौर में यहाँ पर ज्यादा पावर काउंसिल के पास होती थी, यहाँ तक किंग से भी ज्यादा। हाँ दोस्तों, किंग लियोनाइडस एक होते हुए भी पर्शियन की 3 लाख फोर्सेस का सामना करने के लिए अकेले निकल जाता है। उसका ये जुनून और जज्बा, उसकी बहादुरी 300 सोल्जर्स को यहाँ पर इंस्पायर्ड करती है, जो कि उसके साथ बहुत लॉयल थे। वो कांपती हुई हालत में उसे शील्ड देते हुए कहते हैं, प्लीज सर, हमें इजाजत दीजिएगा, हम जानते हैं हम मारे जाएंगे, पर अगर आपको फॉलो करते हुए हमारी मौत है, देन सो बी इट। आखिर इससे ज्यादा बेहतर, इससे ज्यादा और हम मांग भी क्या सकते हैं। बाय द वे, आज मैंने गलती से 3 बार शैम्पू कर लिया है। ये बाल जरा भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो अगर ये मुंह पे आते हैं सामने तो मैं माफी चाहता हूँ। इसी तरह वो अपने जुनून और जज्बों को और अपने शोलों के साथ 3 लाख से बड़ी सीना पर अजाब बनकर टूट आते हैं। वो चाहे भले ही इस फाइट के अंदर एक वॉरियर की तरह मारे गए, फाइट को हारने के बावजूद भी वो फाइट पूरे तरीके से एक लेजेंड में बदल गए और वो इतिहास की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट मानी जाती है हमारी असल लाइफ में भी। तो अब जरूरी सवाल तो ये जन्म लेता है कि आखिर क्या किंग लियोनाइडस को इतना ज्यादा बैड एस बनाता है? तो उसका जवाब भी हमें उसी बैटल के अंदर देखने को मिलता है। बुरे तरीके से खून से लोलवान होने के बावजूद भी वो उनके किंग तक जा पहुंच जाता, पर ये उससे ग्रेट नहीं बनाता। उससे ग्रेट बनाता है तो वो है उसकी कमर, उसकी बैक। वो गंदी किस्म की मसल से बड़ी हुई बैग देखकर कोई भी समझ जाएगा कि वो पूरे तरीके से पावर हाउस है। इसी तरह कहानी प्रेजेंट में आती है। हैगिस की आंखों में आंसू भर आते हैं एक बार फिर से उसकी बैग को फाइटिंग के दौरान देखकर। और दोस्तों, वो कब से इस दिन के लिए तरफ रख रहा था। इसी तरह किंग लियोनाइडस उसे बताने लगता है, जो तुमने अपना गंदा रायता हर जगह फैला के गए थे, उसे आखिर में मैंने समेटा था। अपोलो इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। वो कहता है, मैंने तो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की कि इन जंगों और इन दंगों को खत्म करो। अगर हर उड़ता तीर को तुम लोग अपने
नीचे लोगे तो जाहिर सी बात है मसले तो तुम लोगों के लिए ही खड़े होंगे। पर ये सुनकर किंग यूनाइटस का दिमाग खराब हो जाता है और हम देख पाते हैं उसकी शील्ड अब पूरे तरीके से एक ऑफेंसिव वेपन में भी बदल जाती है। बुनिल्डा यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगती है ये जो उसने अपने हाथों में थाम रखा है ये सब एक शील्ड नहीं है बल्कि ये इसका एक डिवाइन ट्रेजर है। इसी तरह वो अपनी गंभीरी को लॉन्च करता है जो कि काटते हुए अपोलो की ओर ही बढ़ने लगती है। बुनिल्डा यहाँ पर कहती भी है इसके डिवाइन वेपन का नाम है स्पीयर चार्जर। हम देख पाते हैं उसके स्पीयर चार्जर को भी अपोलो अपने हाथों के दम पर वहीं पर रोक देता है। पर कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ ये वार तो सब यहाँ पर शुरू है। हम देख पाते हैं वो उसकी चेन के थ्रू जैसे उसमें पावर चार्ज करता है तो वो यहाँ तक ना कि सब अपोलो जैसे को भी पीछे धकेलती है बल्कि यहाँ पर अपोलो का खून भी बहता है जो देख कर तो हीरो के दिल ही टूट जाते हैं। अपोलो एक तरफ जमीन पर उतरता ही है कि उसी पल भर में यहाँ तक हमारा किंग लियोनाइडस उस पर अपने स्पेयर चार्जर से दोबारा से टूट पड़ता है। अपोलो आसानी से उसके वार को डॉज करता है और अपनी एलिगेंसी सभी लड़कियों को दिखाने लगता है। यहाँ पर गोल्ड कुछ तो नोटिस करती है वो अपनी आंखों के सामने देख पाती है अपोलो के हैंड से किसी किस्म के चमकते हुए दागे से निकल रहे हैं। बुनिल्डा बताती है दरअसल ये जो है इसे थ्रेड ऑफ आर्टेमिस कहते हैं और ये यहाँ पर अपोलो का डिवाइन ट्रेजर है। हमें पता चलता है कि वो अपने इसी डिवाइन ट्रेजर के दम पर थ्रेड से हेवनली लेयर में भी बदल सकता है जिससे वो खूबसूरत म्यूजिक को बजाता है। इवन के वो इन्हीं मामूली दागों के दम पर एक इतनी पावरफुल इतनी मजबूत शील्ड भी क्रिएट कर सकता है जो कि बड़े बड़े टाइटन्स की वार को भी रोकने का दम रखती है। ये भी ना काफी होता कि वो यहाँ तक उसके तीर कमान में भी बदल सकती है। एक ऐसी तीर कमान जो कि चाहे भले एक नाजुक दागे से बनी है लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो बड़े बड़े चट्टानों के आर पार जा सकती है। तो सुनने में एक दागा चाहे भले ही एक दागा ही लगता है लेकिन अपोलो के दागे को एक मामूली थ्रेड मत समझना। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि यहाँ तक बुनिल्डा ही बता रही है। यहाँ तक बुनिल्डा आगे बताने लगती है चाहे भले ही दिखने से तो लगता है कि उसने किंग लियोनाइडस के आते हुए स्पेयर चार्जर को अपने हाथों से रोका था पर असल में अपोलो ने उसे अपने थ्रेट के दम पर वहीं पर झंझोड़ के रख दिया था। ये पूरी वॉलहला में पूरी हेवन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन ट्रेजर में से एक है। ये भी ना काफी होता कि यहाँ तक बुनिल्डा की भी पसीने छूटने लगते हैं। इस डिवाइन ट्रेजर पे अपनी नजरें ठहराने के बाद अपोलो अपने डिवाइन ट्रेजर का जादू दिखाते हुए उन्हें एक बॉक्सिंग ग्लव्स में बदल देता है। किंग लियोनाइडस अपने स्पेयर चार्जर को बरसाना शुरू करता वो बरसाता जाता कि एक ही वक्त में एक होने के बावजूद भी वो इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं कि वो स्पेयर चार्जर हमें हजारों की तादाद में दिखने लगते हैं लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ज्यादा है। असल में तो ये स्पीड के दम पर ही ज्यादा दिख रहे हैं तो इसका मतलब अपोलो के लिए वो सिर्फ एक ही है। अपोलो बिल्कुल एक तितली की तरह बिल्कुल एक मछली की तरह उसके वार के बीच में से लड़ाने लगता है उसके वार के बीच में से तैरने लगता है। वो मारता गया वो बचता गया वो फिर से मारता तो वो फिर से बचता। स्पार्टन्स को भी अपनी आंखों पर यकीन ना होता। कह दो ये भी ना काफी है कह दो ये भी ना काबिले कबूल है कि जूस भी इसकी दाद देते हुए कहने लगता है अपोलो सन गॉड जो कि जाना जाता है कि वो यहाँ तक बॉक्सिंग को भी प्रैक्टिस करता है इसलिए तो अपने गजब किस्म की फुटवर्क के दम पर वो यहाँ पर किंग लियोनाइडस के सारे वालों को जुटला रहा है उनको ऐसे ही रिजेक्ट कर रहा है जैसे कि तुम्हारी एक्स ने तुम्हें किया था। सॉरी थोड़ा सा पर्सनल चला गया था उम्मीद करता हूँ ये दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन हरमीज जो कि सबसे ज्यादा काम होता है और वो कहता है तुमने एक चीज नोटिस की किंग लियोनाइडस ने अपोलो को वार्न किया कि चाहे तुम जिंदगी में कुछ भी करो कभी भी स्पार्टन्स के खिलाफ खड़े मत होना कभी भी स्पार्टन्स के सामने मत आना। और मजे की तो बात यह है कि अपोलो भी वही कर रहा है और यहाँ पर उसके ज्यादातर वारों को डॉज कर रहा है वो उसके सामने से उसे वार भी नहीं करा। इनडायरेक्टली हरमीज ये कहना चाह रहा है कि अपोलो ने लियोनाइडस की एडवाइस को सीरियस लिया वो उसके सामने आकर उससे लड़ने का दम नहीं रखता क्योंकि इसका एक ही मतलब है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसने अपनी मौत को आवाज दी। हम देख पाते हैं किंग लियोनाइडस जैसे जैसे अपने इस सिगारों की कश लगाई जा रहा होता है एक एक सिगार को खत्म करने के साथ साथ
वैसे वैसे भी उसका वार पहले से ज्यादा स्पीड को पकड़ता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों, कि अगले ही पल में वो सब अपनी पलके भी ना चपकाता, कि अगले ही पल में वो अपने सिगरेट की एक कश भी ना ले पाता। तब तक अपोलो उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। अभी भी वो समझदार होता है। उसने कहा था उसके सामने मत आना, तो वो थोड़ा साइड पर खड़ा हो जाता है। वेल एनीवे, तो वो उसके बगल में जाकर एक खतरनाक किस्म का पंच उसके मुंह पे रख के लगाता है। लियोनाइडस पीछे जाते हुए खुद को संभालता कि इसी में किंग लियोनाइडस अपनी किक के दम पर चैन से दिशा को पलटते हुए अपनी वेपन को अपोलो की ओर मोड़ता है। बदकिस्मती से अपोलो नीचे होकर उस वार को भी डॉज कर लेता। पर दोस्तों, ये खतरनाक बॉक्सिंग तो अभी शुरू हुई है। अपोलो उसके करीब जाता, 4-5 पंचेस रख के लगाता, और जब किंग लियोनाइडस अपनी शील्ड से वार करता तो वो पीछे हट जाता। किंग लियोनाइडस अपने स्पेयर चार्जर्स की बारिश कर देता उस पर अपोलो उनके बीच में से गुजरते हुए फौरन से आकर काउंटर पंच मारता है। वो उसकी ओर चक्कर लगा रहा था, उस पर पंचेस पे पंचेस बरसा रहा था। स्पार्टन से ये पल देखा ना चाह रहा था। वो यहाँ पर अपोलो को बुजदिल बनाने लगते हैं कि हमारे किंग ने कहा हमारे सामने मत खड़ा होना, तो तुम डर के मारे वाकई में उसके सामने जा रही नहीं हो। पर गॉड्स भी आगे से मुंह मारते हुए इंसानों को कहते हैं तुम लोगों का दिमाग खराब है, हमें पता है कि स्पार्टन्स कितने पावरफुल होते हैं, हम उनके सामने क्यों ही खड़े हुए हैं। अपोलो पागल नहीं है कि वो अपनी मौत को खुद ही दावत दे। पर गॉड्स के मुंह से ये शब्द को सुनने के बाद अपोलो से रहा ना जाता। अपोलो से ये इंसल्ट बर्दाश्त ना होती कि इंसानों ने ये कहा तो कहा ही सही, लेकिन यहाँ तक गॉड्स का भी ये मानना है कि मैं स्पार्टन का सामना सामने से ही नहीं कर सकता, तो फिर मेरा उसका सामना करने का फायदा ही क्या हुआ। तो वो यहाँ पर अपने थ्रेड को जोर से लहराते हुए दोनों साइड पर एक रेड जोन को खींच देता है। वो यहाँ पर बोल भी देता है कि ये हमारी रिंग, जो इससे बाहर जाएगा वो बेकार माना जाएगा। मतलब के फाइनली उसने ठान लिया कि वो स्पार्टन का सामना स्पार्टन के तरीके से ही करेगा। पर ये इंसल्ट यहाँ पर लियोनाइडस से बर्दाश्त नहीं हो रही होती, क्योंकि अपोलो से ये कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी गेम में ही हराऊंगा, मैं तुम्हें वहां पर हराऊंगा जिसमें तुम सबसे ताकतवर माने जाते हो। पर दोस्तों, यहाँ पर अपोलो तो स्पार्टन के खिलाफ खड़ा होने वाला है। उसके सामने से हमें पता चलता है जब स्पार्टन के 300 सोल्जर्स मारे गए थे, उन्होंने बाकी ग्रीस के सोल्जर्स को भी, अपने बाकी स्पार्टन्स को भी मोटिवेट किया था लड़ाई करने के लिए। तो स्पार्टन्स के 10,000 सोल्जर्स ने सामना किया पर्शियन की उस तूफानी बड़ी सेना का, जिसमें 10,000 सैनिकों ने पर्शियन की इतनी बड़ी सेना को मार गिराया। सिर्फ 91 लोग ही उनके अपने मारे गए थे। तब से इस मशहूर फ्रेज ने जन्म लिया, कुछ भी करो मगर कभी भी अपनी जिंदगी में स्पार्टन्स के खिलाफ खड़े मत होना। और ये आज भी जाना जाता है। इसी वजह से किंग लियोनाइडस का दिमाग गुस्से से पागल हो रहा होता है और उसके सोल्जर तो अपने गुस्से से ही पिघलने लगते हैं। ये देखकर गॉड्स की भी फटके चार हो जाती है। वो कहने लगते हैं क्या अपोलो का दिमाग खराब हो गया, क्या उसके कानों ने आज तक इस मशहूर फ्रेज को नहीं सुना कि कुछ भी करो पर स्पार्टन्स के खिलाफ खड़े मत होना यार। दोस्तों, अब ये जिस तरीके से बैटल यहाँ से मोड़ लेने वाला है, आप लोग ये देखकर हैरान रह जाएंगे और हक्का बक्का रह जाएंगे। आप लोग उसे हजम करने की कोशिश करेंगे पर वो आपके कलेजों से उठ उठ के बाहर आने लगेगा। इतनी खतरनाक फाइट आगे होगी। तो इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा और अगली बार मिलूंगा इसी कहानी के साथ, क्योंकि एनिमे रैंक्स अमर रहेगा।